दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज कुछ क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो आगामी नेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शासन के एकात्मक स्वरूप में, तो शासन के एकात्मक स्वरूप में संबंधित है तो पूछ रहा है। तो इसका ए हो जाएगा कार्यपालिका एवं विधायिका को शक्तियों का पृथक्करण होता है, और बी है शक्तियों का विभाजन होता है, कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है और एक दलीय व्यवस्था होती है। इसका संबंध जो है एकात्मक स्वरूप का संबंध इसमें से एक भी नहीं है। कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। शक्तियों का विभाजन भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है और कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सभी विशेषताएं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर एक भी नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप से संबंधित नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण जो होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। वहीं शक्तियों का जो विभाजन है वो संघात्मक शासन में पाया जाता है। और तीसरे विकल्प में संसदीय जो है व्यवस्था की विशेषता प्रकट होती है। चतुर्थ विकल्प में एक दलीय व्यवस्था को एकात्मक शासन से संबंधित नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय किसी भी दलीय व्यवस्था से संबंधित हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कार्यपालिका के जो नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है? इंग्लैंड, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। एक नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। भारत की संसदीय प्रणाली में भी दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक इंग्लैंड नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? तो बहुल कार्यपालिका की बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान में है। कार्यपालिका में शामिल 7 सदस्यों में से शक्ति और उसके प्रयोग की समानता है। इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक अध्यक्ष नियुक्त होता है जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का सूत्र है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शासन के अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से बना रहे, इसलिए प्रत्येक अंग या अन्य अंग की शक्तियों का भाग होना चाहिए और उसके लिए कार्यों पर कुछ नियंत्रण भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो शक्तियों के पृथक्करण जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक जो हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो पृथक्करण व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मॉन्टेस्क्यू को महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत के कुछ संकेत लॉक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी मिलते हैं और ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन ने भी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का बाद में विस्तार से विवेचन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय शासन में जो कार्यपालिका होती है वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निचले सदन की बात करेंगे तो लोकसभा, अपर हाउस की बात करेंगे यानी उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन में 2 सदन होते हैं जिन्हें उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में इन दोनों सदनों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा यानी उच्च हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। जिस प्रकार इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, उसी प्रकार इस यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा को निम्न सदन और उच्च सदन कहा जाता है। कार्यपालिका संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद तथा कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो प्रशासन चलाना, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो पद पाया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री का पद है वो संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। प्रधानमंत्री का पद संस्थात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। वह सरकार का प्रधान होता है, वो विधायिका में बहुमत दल का नेता भी होता है और विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह भी होता है। यद्यपि राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख जो यानी संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संस्थात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें वैधानिक संप्रभु जो होता है संसद होती है। यानी वैधानिक का मतलब है कानूनी, और कानून का निर्माण कौन करता है, संसद। इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संस्थात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होती है। इसका बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत के रूप में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु संविधान की उद्देशिका में यह कहकर कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि संप्रभुता का वास क्या है, भारत के लोगों में है। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित यानी जीरो बेस्ड बजट की प्रक्रिया को कब लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट के द्वारा, यानी डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शून्य आधारित बजट की प्रक्रिया को 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर पीहर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। तो सदन से बहिर्गमन, ये इसका उपयुक्त तरीका नहीं है। वाद विवाद, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। वाद विवाद और बहस तो होती है, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी आप उसका वो कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये तीनों राइट हो जाएगा, लेकिन सदन से बहिर्गमन जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए डी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रियागत उपाय हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, उसे एडजर्नमेंट मोशन भी कहा जाता है, ध्यान आकर्षण सूचनाएं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालीन चर्चाएं, ठीक है, नियम 777 के अनुसार। इसी तरीके से अनेक कार्य इसमें किए जाते हैं, लेकिन जो है सदन से बहिर्गमन का प्रस्ताव इससे संबंधित नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो सत्ता का विलय किसकी विशेषता है? ये संसदीय सरकार की विशेषता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली होती हैं, अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका विधायिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियों का उपभोग कौन करता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। यह मंत्रिमंडल यानी कार्यपालिका लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है कानून को लागू करना है, ठीक है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे इंप्लीमेंट यानी लागू करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू कराना है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसमें जो है राइट आंसर नहीं दिया गया है। जब भारत में लोकहितवाद यानी जनहित याचिका जो आई थी तब उस टाइम भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती थे और उन्हीं के द्वारा इसको लाया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका रीड करते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाएं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका है PIL के नाम से जानी जाती है, बहुत बार एग्जाम में जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था और इन्हें जनहित याचिका की माता मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इसीलिए इनको उसका जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता क्या है? इसका D राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल, न्यायपालिका की जो कुशलता तभी रह सकती है जब वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है अमेरिका की संविधान के प्रणाली पर आधारित है, इसलिए इसका B राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका की प्रणाली पर। आप देख सकते हैं भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिकी न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आर्थिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय पंचायत कार्य करती है। तो न्याय पंचायत जो है कुछ राज्यों और कुछ संघ क्षेत्रों में कार्य करती है। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ गाँव की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत के संगठन संबंधी नियम राज्यों में पृथक हैं। कुछ राज्यों और कुछ संघ शासी क्षेत्रों में ही कार्य करती हैं। साधारणतया संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायतों का चुनाव करती हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, यानी A इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि भारत की जो जुडिशरी है वो फ्री है, स्वतंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख भी आर्टिकल 126 के अंतर्गत किया जाता है और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में उल्लेखित है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा उसका जो अभिलेख के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखता है, उसी को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और इसी में आर्टिकल 127 के अंतर्गत जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है और 128 के अंतर्गत एडॉक यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संतुलन चक्र जो है न्यायपालिका को ही माना जाता है। आप देख सकते हैं न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के लिए 3 प्रमुख अंगों में से एक है। 2 अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और न्यायपालिका जो है संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने के काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु जो होती है 65 वर्ष यानी 65 वर्ष होती है। वहीं अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे, वहाँ पे 62 यानी 62 वर्ष हो जाएगा। और जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिला जज का न्यायालय होता है और जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय सेशन जज का न्यायालय
सेशन जज का न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता है? तो इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। तो न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय की बात करेंगे तो भारत में इकहरी नागरिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों की पृथक पृथक न्यायपालिकाएं हैं, अर्थात दोहरी न्यायपालिका है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसका संगठन एवं क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1789 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। और न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा 1803 ईस्वी में मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण की दृढ़ आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था नहीं है वो इंग्लैंड में नहीं है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी और फौजदारी अपीलीय न्यायालय है। वहाँ का जो अपर हाउस है यानी लॉर्ड सभा, उसी को सर्वोच्च दीवानी या फौजदारी अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है और लॉर्ड सभा के केवल अपीलीय लॉर्ड या विधि लॉर्ड ही उसके न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है और ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश एकरूप न्यायालयीय व्यवस्था का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? सलाहकार की भूमिका में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यह आर्टिकल 143 कहता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य या उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को जब जुडिशरी से संबंधित या न्याय से संबंधित कोई मशवरे में, ठीक है, तो संबंधित किसी भी मशवरे में न्याय के लिए सलाह चाहिए तो वो उस आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। सलाह आ गई, राष्ट्रपति सलाह को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उपयुक्त विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में एक कृष्णास्वामी अय्यर का कहना है कि संसार के किसी भी न्यायालय को इतने अधिक विशाल और विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितने कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। और बी ऑस्टिन ने भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा था। और वहीं एक कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होगा। और एम.बी. पायली का विचार है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो न्यायिक पुनर्समीक्षा का जो सिद्धांत सर्वप्रथम जो पारित किया था यूएसए के संविधान में पारित किया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं से हमने इसको इंडिया ने भी वहीं से लिया गया है। आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1803 ईस्वी में 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां के संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। तो इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है?
तो न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना भी यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। किसमें नहीं है? इंग्लैंड के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी यूएसए, भारत और फ्रांस में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अपनाई गई है। आप देख सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। कुल मिला के इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, उन कानूनों में अगर कुछ कमी है तो क्या जुडिशरी यानी न्यायपालिका उसमें संशोधन कर सकती है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। और वही इंग्लैंड की बात करें तो यह प्रावधान इंग्लैंड में नहीं है, क्योंकि वहाँ संसद सर्वोच्च है और जो कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं वही लागू होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश के न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देख सकते हैं अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अर्थात यदि वह कानून प्राकृतिक न्याय से कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो एक बार सभी लोग लाइक कीजिए। तो बात करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन है, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल या संगठन की विशेषता नहीं है? तो संगठन की विशेषता इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौगुट, शाखा और प्रकोष्ठ जो है मॉरिस डुवर्जर के अनुसार जो है दल संगठन की विशेषता है, कोष इससे संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं चौगुट, शाखा दल, प्रकोष्ठ दल और सैनिक दस्ते, ये जो है राजनीतिक दल के संगठन के विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यह शब्द कि जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करते हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? ये जेम्स ब्राइस के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेम्स ब्राइस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो ये गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। R.N. गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन करना नहीं होता है। अच्छा, शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं होता है। और दबाव समूह जो होता है चुनाव नहीं लड़ते, यानी इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर क्या है, सही है। जब दबाव समूह चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो शासन शक्ति पर कब्जा कैसे करेंगे? तो इसलिए ए इसमें राइट रॉन्ग हो जाएगा और आर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो उच्च स्थिति जो है व्यापारिक संघ, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। लिंडबॉम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है और जिससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है, और दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम से समर्थन करता है? तो हिंसा को जो है कौन सा दबाव समूह भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें जो है प्रदर्शनात्मक, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो होता है वह हिंसा का समर्थन करता है।
आप देख सकते हैं आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूह में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो है अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार के समूह में भीड़, प्रदर्शन आदि के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। यह प्रदर्शन जो है जुलूस, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। तो ये ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये लावेल के द्वारा कहा गया था। हितों की बात, आदतों की बात, भावनाओं की और अभिमुखीकरण की बात जो है लावेल करते हैं। आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं तथा आचरण की भूमिका का वर्णन किया जा सके। पब्लिक ओपिनियन इन वॉर एंड पीस शीर्षक वाले अध्ययन में लॉवेल ने मत व्यक्त किया, हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत की अपनी भूमिका अदा करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। तो भारत में दबाव समूह का उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है भारतीय किसान यूनियन, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, ये तो राजनीतिक पार्टियां हो गई। तो भारतीय किसान दल क्या है, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी। तो राजनीतिक दल की परिभाषा जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, एडमंड बर्क के द्वारा दी गई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंग्लैंड के नेता एवं लेखक एडमंड बर्क जो रूढ़िवादी विचारक हैं, ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिसकॉन्टेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किसी विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, ये इसका कार्य है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है और इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचन में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है। तो राजनीतिक दलों का निर्माण जो है, इसमें से ऑप्शन एक भी राइट नहीं है, तो इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि सांस्कृतिक कारक के कारण आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। तो यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात साम्राज्य जो है दबाव समूह को एस.ई. फाइनर के द्वारा कहा गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी प्रकार एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। डी मैक्किन ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा है, अर्थात थॉस्टन के और सेलिन ने, रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार के रूप में माना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है। तो द्विपार्टी व्यवस्था यूएसए के संविधान में पाई जाती है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। इन दो दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी है। अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दो राजनीतिक पार्टियों के बीच चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से, यानी रिपब्लिकन पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, यही इसको राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है। आप देख सकते हैं प्रत्येक राजनीतिक दल अनिवार्यतः किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित तो भिन्न होते हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक वैचारिकता में विश्वास करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दबाव समूह की तकनीकी है। तो दबाव समूह जो होते हैं इनकी तकनीकी मूल्य आधारित मांगों पर आधारित होती है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं उनके समर्थन में धावक लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक होती है। मूल्य आधारित मांगें ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगें सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है और भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो दल प्रणाली की विशेषता इसमें से ऑप्शन एक भी राइट नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपने हितों के लिए संघर्ष करना और दबाव समूह का कार्य है। दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों में कोई स्पष्ट हित नहीं होते हैं। अनेक हितों का सम्मिलित राजनीतिक दल में होता है। इसीलिए समय अनुकूल मुद्दे जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था रजनी कोठारी के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रचलित बहुदलीय प्रणाली यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, इटली से भिन्न है। भारतीय दल प्रणाली अपने आप में एक मॉडल है। मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी ने 60 के दशक में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत में स्वतंत्रता के पहले के वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान व्यवस्था थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ये कहा था लॉवेल के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉवेल मानते हैं कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसे ज्वार और भाटे अच्छे हैं कि बुरे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों में अनेकानेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। उपयुक्त कथन लावेल का है कि उन्होंने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रेफरेंस में राजनीतिक दलों के बारे में यह टिप्पणी की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? ये एम डुवर्जर के द्वारा किया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस डुवर्जर ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल पार्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने ही दलीय व्यवस्था का तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो दल विहीन लोकतंत्र की वकालत जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। तो एम.एन. रॉय जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा की गई थी दल विहीन लोकतंत्र वकालत की। तो इसलिए डी राइट आंसर मान लेंगे यहाँ पे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत जो है एम.एन. रॉय ने की थी। हालांकि उपयुक्त सभी विचारक राजनीतिक दलों के को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जो है नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण किसान संगठन नहीं है। बाकी सभी जो है सामुदायिक दबाव समूह संगठन के उदाहरण हैं, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जी आमंड के दबाव समूह का वर्गीकरण जो है संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारी, ये 4 रूपों में इन्होंने इसको विभाजित किया है जी आलमंड के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, अर्थात सभी दबाव समूह अपने हितों के साधने के लिए होते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह एनजीओ, आईएनजीओ, लंबी इत्यादि आते हैं। एनजीओ और आईएनजीओ जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था और भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण का नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। इसलिए राजनीति में व्यक्ति पूजा का पतन रास्ता है और जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है, ये अम्बेडकर का मानना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।